अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं एक दिल लर्जा देने वाली सच्ची खौफनाक कहानी। ये कहानी 100% सच्ची है, तो चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं जिसकी ज़िंदगी में ये हौलनाक वाक़े हो गुज़रे हैं। कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ जगह मिली वहाँ इंसान आबाद है। गर्ज़ के जंगल, पहाड़, तालाब के किनारे अशरफुल मखलूक़ात ने अपना बसेरा जमाया हुआ है। घर के फ़र्द धीरे धीरे बढ़ने के बाइस आपसी तनाव और अनबने होने लगती हैं, और अगर घर में दो सौतनी हों तो लड़ाई झगड़ों के साथ साथ मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। उसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ससुर साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक गलती कर ली। अंदरूनी शहर का बड़ा सा पुश्तैनी मकान फ़रोख्त कर दिया। मकान की फ़रोख्ती के बाद मेरे ससुर साहब के हाथों में एक वाजिब कीमत आई थी। भाइयों बहनों को बराबर हिस्सा तकसीम करने के बाद जो कीमत हमारे हिस्से आई थी वो उतनी न थी कि बीच शहर एक अलहदा मकान ख़रीदा जा सके। इसलिए मेरे ससुर साहब ने शहर से कुछ ही दूर एक ऐसी जगह घर खरीद लिया जहां बस्तियां बसनी अभी शुरू ही हुई थी। यहाँ उस कॉलोनी में हमें एक घर सस्ते दामों में मिल गया था, लेकिन हमारे घर से कुछ ही फासले पर से जंगल शुरू हो जाता था। करीबी हरे भरे दरख्तों से लदे पहाड़ भी कुछ ही फासले पर मुंजमद थे। इंसानों की रिहाइश से वैसे भी जंगल उतने घने कहाँ थे। लगातार दरख्तों की कटाइयों से जंगली जानवरों ने अपना बसेरा पहाड़ों पर बसा लिया था, लेकिन कुछ नादीदा क़ुव्वतें अपनी जगह कायम रही। हमारे घर को मुड़ने वाली गली के किनारे ही 3 पीपल के बेहद बुलंद कामद डेरेदार दरख्त थे। यहाँ पुराने मकीनों का ये कहना था कि ये दरख्त हज़ारों साल पुराने हैं और उन पर नादीदा क़ुव्वतें विराजमान हैं। रात में ये दरख्तों का मंजर बहुत हौलनाक नज़र आता था। कहे हुए के मुताबिक यूं लगता जैसे उन पेड़ों पर डाया ने अपना वजूद पसारे बैठी हुई हैं। उस साल सर्दी की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। ऊपर से जंगल पहाड़ की खुली हवाएं जो दिसंबर की चुभती ठंड को मज़ीद उरूज पर बढ़ावा दे रही थी। हमारा ये खूबसूरत घर आसेब ज़दा नहीं था, लेकिन गली के पीपल के वो पेड़ यकीनन आसेबी ही थे। हमारा घर ज़्यादा बड़ा तो न था। अतराफ 6 कमरे थे और उन कमरों के माबैन छोटा सा सहन था। गेट के दाएं जानिब सीढ़ियाँ बनी हुई थी और अतराफ से खुली हुई थी। उस वक्त मेरी तीनों नंदें अपने अपने घरों की हो चुकी थी। रहे थे अब मैं, मेरे शौहर और मेरी सास। ससुर साहब तो हफ्ते में 1-2 बार आ जाया करते थे। उनकी 2 बीवियां थी, इसलिए ज़्यादा वक्त वो अपनी पहली बीवी के साथ ही गुजारते थे। बाकी रह गए हम 3 लोग, इसलिए 3 कमरे तो हमने इस्तेमाल कर लिए और बाकी 3 कमरे मेरी सास ने किराए पर चढ़ा दिए थे। वो कहती थी कि अकेले मेरे बेटे की कमाई से वो बेचारा क्या क्या कर लेगा, इसलिए किराए के पैसों से माहाना सौदा सलफ भी आ जाएगा और हाथ भी खुला रहेगा। किराए से दिए गए एक कमरे में 2 ही फ़र्द थे, मियाँ बीवी, और बचे 2 कमरों में एक फैमिली थी। उन कमरों में एक बेवा खातून थी और उसकी 3 बेटियां थीं। उन उम्र दराज खातून को हम सब वज़ीर खाला बुलाते थे। वो करीब के एक ज़चगी अस्पताल में मुलाजमत थी। अक्सर वो रात 10-11 बजे घर लौटती थी और रास्ता भी कोई और नहीं था। घर के करीब ही वो पीपल के मनहूस पेड़ अपना खौफनाक वजूद लिए खड़े थे। वज़ीर खाला कई बार बातों बातों में जिक्र कर चुकी थी कि उस पीपल के पेड़ पर कोई पुरस्रार आवाज़ें आती है, कोई उन्हें बैठा नज़र आता है। एक रात उन्हें अस्पताल से में ही काफ़ी वक्त हो चुका था। उन्होंने जब घड़ी की जानिब देखा तो 11 से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। उन्होंने बकाया काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश की और अस्पताल से फ़ौरन निकलने ही लगी थी। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका था, इसलिए उन्हें कोई रक्षा भी न मिल सका। भला इतनी कम आबादी वाला इलाका था, लोग तो सरे शाम ही अपने अपने घरों को लौट जाते थे। यहाँ तो वज़ीर खाला को आधी रात हो चुकी थी।
انہوں نے ہسپتال کی ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آپ کسی محافظ کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں بھلا اکیلی عورت اپنے گھر پیدل تنہا کیسے جا سکتی ہوں؟ پھر انہوں نے ایک محافظ کو خالہ کے ہمراہ بھیج دیا۔ یہ کم سن لڑکا عظیم تھا جو خالہ کو اپنی ماں کی طرح مانتا تھا۔ وہ دونوں ہسپتال سے پیدل چلتے چلتے مرکزی چوڑی سڑک پار کر کے کالونی کی راہ پر مڑ گئے۔ گپ اندھیری والی گلیاں بھی اب شروع ہو چکی تھی۔ خالہ تو بہت ڈر رہی تھی۔ رات کا یہ وقت اور ماحول بھی عجب پراسراریت کے عالم میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے جھاڑ جھنکار کسی ہیبڑے کی مانند نظر آ رہے تھے، جس سے خالہ اور عظیم کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں پیپل کے پیڑوں کے قریب پہنچے کہ اچانک کسی کی دبی دبی سی ہنسی کی آواز سے وہ یکدم چونک پڑے۔ عظیم نے فوراً گھبراہٹ میں آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا فون باہر نکالا اور اس کی ٹارچ آن کی، لیکن ٹارچ کی مدھم سی روشنی سے بھی اطراف کا منظر واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی عظیم وہیں کھڑا روشنی میں چاروں اطراف دیکھنے ہی لگا، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر وزیر خالہ نے عظیم سے کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر رکو نہیں، یہ جگہ آسے بھی ہے، یہاں سے فوراً نکل چلو۔ خالہ نے عظیم کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدم بڑھانے لگی۔ اب وہ آوازیں بہت زور زور سے آنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے پیڑوں پر بیٹھا کوئی مائک لگا کر ہنس رہا ہو۔ لیکن خالہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے عظیم کا ہاتھ پکڑے وہاں سے جانے لگی۔ تبھی ایک پتھر آیا اور زور سے خالہ کی پشت پر جا لگا۔ خالہ کے کرہانے کی آواز آئی، ہائے میرے اللہ، یہ کس نے مارا مجھے؟ عظیم نے فوراً ٹارچ کی روشنی پیچھے گھمائی، ہر طرف روشنی کر کے دیکھنے لگا، لیکن سڑک پر کوئی موجود نہ تھا۔ خالہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کون کر رہا ہے۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور بنا پیچھے مڑے آگے کی جانب چلتی گئی، لیکن پتھروں کی بارش پیچھے برستی گئی۔ پتھر پیچھے ان کے قدم سے ٹکراتے ضرور تھے، لیکن جسم کے دوسرے حصوں پر پتھر نہیں لگتے تھے۔ گپ اندھیری خوفناک گلی کو عبور کر کے وہ دونوں تھر تھر کانپتے ہوئے کسی طرح گھر تک آ گئے، لیکن اس نادیدہ قوت کی دیدہ دلیری یہ تھی کہ اس نے گھر تک ان دونوں پر پتھر برسائے۔ پتھر بھی اکے دکے نہ تھے، یوں لگتا جیسے ایک ہی بار میں کوئی 10-12 پتھر ان پر مارے جا رہا ہو، اور پتھر مارنے والے نہ ہاتھ دکھائی دیتے تھے اور نہ ہی کوئی وجود۔ کسی طرح وہ گیٹ کھول کر اندر آ گئے اور گھر کے اندر آ کر انہوں نے خود کو محفوظ سمجھا۔ رات آدھے سے زیادہ گزر گئی تھی۔ پھر خالہ نے عظیم کو ایک علیحدہ کمرے میں رات ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ اگر وہ اسی وقت رات کو ہسپتال جاتا تو شاید اس کے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا تھا۔ اسی خدشے کی وجہ سے انہوں نے عظیم کو ہمارے گھر میں مقیم کر لیا۔ صبح وزیر خالہ نے ساری بات جب ہمیں کہہ سنائی تو مجھے قطعی یقین نہ ہوا۔ سوچنے لگی کہ 21ویں صدی میں بھی کیا بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ سب فضول من گھڑت باتیں ہیں۔ میں نے خاموشی سے ان کی باتیں تو سنی، لیکن ان پر یقین نہ کیا۔ اور دوسری طرف راتوں کو اس پیپل والی ڈائن کی شرنگیزیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی ان پیپل کے پیڑوں کے متعلق ہی باتیں کر رہا تھا۔ ایک روز میری ساس صاحبہ اپنی بیٹی کے یہاں چلی گئی، کہنے لگی میں 2 روز بعد آ جاؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھر میں راحت محسوس کی۔ رضوان بھی رات دیر سے ہی آنے والے تھے۔ پھر میں نے خود کے لیے کچھ چٹپٹا سا بنایا اور کھا کر چھت پر چارپائی بچھا کر سو گئی۔ بھلا میں گھر میں اکیلی کہاں تھی؟ دن بھر کرایہ داروں سے گپ شپ لڑائی۔ پھر میں مغرب کے بعد چھت پر آ گئی تھی۔ خالہ کی تینوں بیٹیاں بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ ہم نے خوب باتیں کی۔ پھر رات کے 10 بجنے کے آس پاس وہ اپنے کمروں میں چلی گئی۔ میں بھی اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری جانب میری ساس صاحبہ کہہ رہی تھی کہ میں رضوان کے ساتھ ہی گھر واپس آ رہی ہوں۔ یہ سن کر تو میں بہت ڈر گئی اور سوچنے لگی کہ میں نے دوپہر میں ہی واشنگ مشین میں کپڑے دھلنے کو ڈالے تھے۔ اگر امی نے مشین میں کپڑے ویسے ہی دیکھ لیے تو وہ بہت ناراض ہوں گی اور انہیں پھر سے مجھے باتیں سنانے کا موقع مل جائے گا۔ میں فوراً دوڑ کر نیچے گئی اور مشین سے کپڑے نچوڑ کر
ऊपर छत पर ले आई। अयाम बैस की शुरुआत थी, इसलिए चांद की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े झटक कर सूखने के लिए डाल दिए। जब काम खत्म हुआ तो मैंने बाल्टी एक जानिब रखी और चारपाई पर फिर से आकर लेट गई। सोचने लगी कि मैंने गेट को अच्छी तरह लॉक कर दिया है और कमरों के दरवाजे भी अच्छी तरह बंद हैं, क्यों ना कुछ देर यहीं आराम किया जाए। मैं साथ एक कंबल भी लाई थी। फिर सर्दी से बचते हुए मैं कंबल ओढ़े आसमान की तरफ देख रही थी। फिर कुछ ही देर में मुझे ऊँग आ गई और मैं सो गई। कुछ घंटा डेढ़ घंटा बाद अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। न जाने वो कैसी भयानक आवाज़ थी। खैर, मैंने नीचे अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि अचानक आसमान में बहुत नीचे एक सफ़ेद पोश हेवला मुझे इधर उधर उड़ता हुआ नजर आया। वह हेवला जंगल की हुदूद से होकर उन पीपल के पेड़ों तक जा रहा था। मैं समझी कि कोई सफ़ेद बदली का टुकड़ा है, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बदली का टुकड़ा नहीं है। उस सफ़ेद हेवले की 2 आंखें स्याह काली बिलोरी चमक रही थी। मुझे तो ये मंजर देखकर शदीद डर महसूस हुआ। अब वह हेवला आसमान में इधर उधर जाने लगा। वो हमारे छत से ऊपर कुछ ही फासले पर इधर उधर उड़ रहा था। मेरे खुदा, ये क्या शय है? डर की सर्द लहर मेरे जिस्म में सरसराने लगी और मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियों से किसी तरह गिरती पड़ती नीचे उतर आई और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। रिजवान को फ़ोन मिलाने के लिए मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगी कि तभी एहसास हुआ कि मैं अपना फ़ोन छत पर ही छोड़ आई हूँ। डर और खौफ के आलम में किसी तरह मैंने चारों खुल पढ़कर खुद पर दम किया और चुपचाप अपने कमरे में रिजवान और उनकी अम्मी के आने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन डर और खौफ का ये वक्त काटे नहीं कट रहा था। एक हेवला जो मुझे कुछ ही वक्फे पहले नज़र आया था, अब उसकी कलाओं में उड़ने की आवाज़ धीरे धीरे सर बुलंद हो रही थी। ना मालूम किराएदार उस पुरअसरार आवाज़ से वाकिफ़ थे या ना थे, मुझे इस बात का इल्म न था। फिर कुछ घंटा 2 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि गेट को तो खुद मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था, फिर कोई गेट खोलकर अंदर कैसे दाखिल हो गया था। कुछ ही लम्हों में मुझे अम्मी और रिजवान की आवाज़ सुनाई दी। तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई और मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलने के लिए लपकी। क्या देखती हूँ कि रिजवान डर और खौफ से बेहाल थे। अम्मी भी बुझी बुझी नज़र आ रही थी। मैंने तज़बज़ब से अंदाज में उनसे पूछा, क्या हुआ है? आप दोनों ठीक तो हैं ना? कोई बात हुई है क्या? तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी रास्ते में उन पुरस्कार पेड़ों के अतराफ एक औरत सफ़ेद लिबास में बिखरे बाल लिए खड़ी थी और गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी पड़ते ही वो लम्हों में गायब हो गई। ऐन उसी वक्त गाड़ी एक धुएं से बंद पड़ गई। काफ़ी देर स्टार्ट करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट न हुई तो हमने सोचा घर कुछ ही फासले पर है तो यहाँ से पैदल ही चले जाते हैं, रात भी काफ़ी हो चुकी है, गाड़ी का मामला कल सुबह देख लेंगे। ये कहकर हम दोनों खौफ से घर की तरफ आ ही रहे थे कि तभी किसी के रोने की आवाज़ हमें पीछे से सुनाई दी। डर से रगों में जमता खून और पैर जो हमारे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन उसी वक्त अम्मी ने बाआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी और सूरह नास पढ़ना शुरू कर दिया। फिर हमारे मौफ होते जहन अचानक से दौड़ पड़े और हम हमारी राह चल पड़े। फिर कहीं जाकर सही सलामत घर को आए हैं। आज अगर अम्मी ना होती तो मैं समझ ही नहीं पाता कि ये क्या मुअम्मा है। रिजवान की तफसीलात सुनने के बाद मैंने अपना आंखों देखा हाल अपने सीने में ही छुपा लिया। फिर वक्त का पहिया यूं घुमा कि यहाँ रहते रहते हमें 3 साल का अरसा बीत गया। लेकिन हमा वक्त उस पुरअसरार डायन से जो खौफ हमें दरपेश होता था, उसी के ज़ेरे असर हमने उस इलाक़े को ही छोड़ दिया और दूर अलहदा रिहाइश पाली। लेकिन मेरी सास साहिबा अब भी उसी घर में रहती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।